वेलकम बैक ज्ञान वैविध्य चैनल। हमारा विज्ञान विषय चल रहा है जिसके अंदर हम फिजिक्स का चैप्टर ले रहे थे विद्युत धारा। ये विद्युत धारा का आज जो हम जो पोर्शन ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, वो इसका अंतिम पोर्शन है। उसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करने वाले हैं विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र क्या होती है? विद्युत धारा जनित्र का मतलब होता है जो पावर हाउस में बिजली है वो हमारे घर तक पहुंचती है। पावर हाउस में वो बिजली कहाँ से आती है? आप लोगों ने सुना होगा कि भाप है, उसके द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। ऊपर बांध होते हैं, वहां से पानी को काफी ऊंचाई से गिराया जाता है और उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। पवन चक्कियां होती है, उनसे विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है या नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है, उनके फलस्वरूप भी विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रोसेस है जिनके माध्यम से हम विद्युत को प्राप्त करते हैं, हमारे घर तक विद्युत सप्लाई होती है। आज हम जो ले रहे हैं विद्युत धारा जनित्र, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर बिजली सप्लाई होती है। वो बिजली सप्लाई जब पावर हाउस से आ रही है तो वो कैसे पावर हाउस तक वो कैसे पहुंच रही है, उसके लिए हम एक प्रयोग को लेते हैं। प्रयोग का मतलब कि हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये विद्युत धारा जनित्र कार्य करता है। विद्युत धारा जनित्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। दोनों में अंतर क्या है? ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है ये क्या करता है, बार बार विद्युत जो धारा है उसकी दिशा को बदलता है। आधे बार वो ऐसे धारा प्रवाहित होगी तो आधे बार ऐसे धारा प्रवाहित होगी। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो दिशा परिवर्तित हो रही है उस आधार पर इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। दूसरा है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र से अभिप्राय होता है कि जो विद्युत धारा है वो हमेशा एक ही दिशा की तरफ प्रवाहित होगी। अब इनको हम देखें कि इनका कार्य कैसे होता है, ये किस प्रकार से प्रणाली के द्वारा कार्य संपादित करती है। तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है या दिष्ट धारा जनित्र है, इनके लिए जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको काम में लिया जाता है, ये यांत्रिक कार्य किया जाता है। उस यांत्रिक कार्य के फलस्वरूप जो टरबाइन होते हैं, अभी हम देखेंगे टरबाइन होता है वो घूमता है। वो घूमने से क्या होगा, उसके जो हम कुंडली लेने वाले हैं उसके अंदर प्रेरित धारा होगी, यानी विद्युत धारा उत्पन्न होगी जो कि प्रेरण की वजह से होती है। दो चुंबक लगाए जाते हैं, उनके बीच में वो कुंडली सेट की जाती है और उनके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। तो जो उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है उसके लिए कोई यांत्रिक कार्य करना पड़ता है और उस यांत्रिक कार्य के फलस्वरूप ही वो विद्युत उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसका हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम का मतलब कि वो किस प्रकार से बनी हुई होती है। दो चुंबक होती है, एक चुंबक का नॉर्थ पोल होता है और एक चुंबक का साउथ पोल होता है। इस प्रकार से ये दो शक्तिशाली नाल से बनी हुई चुंबक होती है। तो ये शक्तिशाली नाल से बनी हुई जो चुंबक है उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये, थोड़ा सा इस डायग्राम को साइड करती हूँ, बराबर में लेकर आती हूँ। इस प्रकार से एक का नॉर्थ पोल लिया जाता है, एक का साउथ पोल लिया जाता है। इन दोनों के बीच में इस प्रकार से एक आयताकार आर्मेचर या कुंडली को रखा जाता है। ठीक है, ये आर्मेचर आयताकार। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में ये जो आर्मेचर होता है ये आर्मेचर बना हुआ होता है लोहे का, यानी लोहे का जो कच्चा लोहा होता है उसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे का तार लिपटा हुआ रहता है। ये जो आर्मेचर है या कुंडली है इसके दो सर्पिल वलय
जोड़े जाते हैं। एक सर्पिल वलय होती है वो तो इससे जुड़ी रहती है, यानी इस भाग से जुड़ी हुई है, ठीक है। यानी सर्पिल वलय एक का संबंध इससे है, देखिए ऐसे। दूसरा इसके अंदर से आ रहा है लेकिन दूसरी सर्पिल वलय बनी हुई है, इसको हमने नाम दे दिया S1 और इसको दे दिया S2, ठीक है। इन दोनों के साथ में एक बाहरी विद्युत परिपथ लगाया जाता है या जोड़ा जाता है, जिसके लिए कोई एक युक्ति लगा दी जाती है या लोड लगा दिया जाता है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमें विद्युत धारा प्राप्त हो रही है। ये लोड बनाती है इस प्रकार से। ये जो सर्पिल वलय होते हैं, इन सर्पिल वलय से यहाँ पर नहीं बनेगा, सर्पिल वलय होते हैं उनसे ऐसे एक ब्रश लगा रहता है, वो ब्रश से ही ऐसा होता है जिससे ये हमारा जो परिपथ है वो जुड़ता है। यानी S1 वाला भाग है, B1 ब्रश होता है उससे जुड़ा रहता है, S2 ये S2 है, ये वाली वलय सर्पिल वलय है, इससे जो ब्रश जुड़ा रहता है वो B2 होता है। B2 ब्रश जो होता है वो इससे जुड़ा रहता है। जुड़ने का संबंध कैसे होता है कि वो इसको ऐसे टच करेगा, जब ये घूमेगा तो ब्रश इसके साथ में मूवमेंट नहीं करेगा, सिर्फ ये सर्पिल वलय है वो ही घूमती रहेगी। तो इस प्रकार से ये B2 से ये S2 जुड़ा हुआ है और S1 से B1 जुड़ा हुआ है। B1 का सिरा एक इस बाहरी परिपथ से जुड़ा हुआ है, B2 का दूसरा सिरा से जुड़ा हुआ है, यानी इनका आपस में कनेक्शन इस प्रकार से कर दिया जाता है। जब इसके अंदर ये जो उंगली वाला भाग है, या इसको हम थोड़ा सा इसको और सही तरीके से बनाते हैं। इस प्रकार से ये बनी हुई है ABCD। यहाँ से ये चुंबक है, यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, ये तो हमें पता है, ठीक है। जब ये बल रेखाएं निकलती है, ये जो कुंडली होता है इसको एक इस प्रकार से किसी साधन से जोड़ दिया जाता है, जिसको ये जो भाग होता है इसको टरबाइन बोलते हैं। ये टरबाइन इस प्रकार से बना हुआ होता है। जब सपोज कीजिए ऊपर से अधिक प्रवाह से जल इसके ऊपर गिर रहा है तो ये क्या करेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये कुंडली क्या होगी, जैसे ये आयताकार कुंडली होती है तो ये आयताकार कुंडली जैसे पहले ऐसे है तो ये घूम करके ये ऐसे आएगी, यानी इसका इस प्रकार से ये बीच में खड़ी हो जाएगी, इसके लंबवत खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से जब ये ऐसी थी तब तो इसमें से बल रेखाएं ऐस तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन जैसे ही इसमें मोमेंट होगा और इस प्रकार से ये खड़ी हो जाएगी तो इसके अंदर से क्या हो जाएगी, बल रेखाएं जाएंगी और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, एस वाले क्षेत्र की तरफ निकल जाएंगी। जब इसमें ये एस वाली तरफ से बल रेखाएं निकलेंगी, जिनको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, उसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये जैसे इसके ऊपर आ जाएगा, यानी आधा घूर्णन, ये ऐसी थी और जब ये घूम करके यहाँ ऐसे आ गई तो इसका आधा घूर्णन हो जाएगा पूरा, और उस आधे घूर्णन में देखिए किस प्रकार से ये जो डायरेक्शन है इसकी ये चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, डी वाला भाग इधर आ जाएगा, सी वाला भाग इधर आ जाएगा, बी वाला भाग इधर आ जाएगा, ए वाला भाग इधर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जब भी इसमें दक्षिणावर्ती ये घुमाव कर रहे थे, यानी इस प्रकार से इसमें घुमाव कर रहे थे, ये कुंडली ऐसे आ रही थी, ये ऐसी थी और कुंडली ऐसे आ रही थी, तब इसके अंदर विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही थी वो B1 से, यानी B1 से इस प्रकार से इधर की तरफ जा रही थी, ये ऐसे B2 की तरफ आ रही थी, ये B2 की तरफ आती है। यानी इसमें जब आधा घूर्णन हो रहा था तब इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो कैसे हो रहा था, B1 से A B C C D और फिर B2 की ओर हो रहा था, ठीक है। जैसे ही ये आधा घूर्णन कर लेती है और इसके अंदर वापस वो क्या होता है, वो वापस पूरा घूमती है।
ये जब घुमाव होता है तो B1 और B2 तो क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था कि ये S1, सपोज कीजिए कि S1 है और ये इससे B1 लगा हुआ है, तो ये तो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन S1 तो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन B1 क्या है, यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में B1 यथावत है, B2 यथावत है, क्योंकि इस सर्किट को हमें फिक्स रखना है। इनका संबंध इस सर्किट से B1 B2 से ही है। तो B1 B2 की तरफ जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, पहले आधे चक्र में वो कैसे होगी, B1 से A B C D की तरफ और फिर B2 की तरफ आती है। अर्थात ये B1 वाला जो सिरा है वो किसका कार्य करेगा, धन आवेश का, और B2 वाला सिरा किसका कार्य करेगा, ऋण आवेश का। यहाँ पर हमने बैटरी नहीं लगाई है। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर क्या हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स के कारण इसमें विद्युत धारा आ रही है, यानी A से B, B से C, C से D की तरफ जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कुंडली ऐसे आती है, तो ये वाला सिरा क्या होता है, ये वाला सिरा नीचे जाएगा और ये वाला सिरा ऊपर आएगा। ये वाला नीचे जाएगा तो धारा क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, और ये वाला सिरा ऊपर की तरफ आ रहा है तो धारा क्या होगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसमें विद्युत धारा का संचालन हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है वो कैसी है, प्रेरित विद्युत धारा है। किसके कारण हुई, इस चुंबक और कुंडली के बीच में जो सापेक्ष गति हो रही है, किसकी, इस कुंडली में मूवमेंट के कारण, उसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, जिसको हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कल भी हमने देखा था। दूसरा, ये आधा इसका चक्र पूरा हो गया। अब क्या हो गया, ये ऐसी थी कुंडली और अब ऐसी हो गई, ठीक है। ऐसी होने का मतलब इधर की तरफ C आ गया, सॉरी इधर D आ गया, इधर C आ गया, इधर B हो गया और इधर A हो गया। अब विद्युत धारा का प्रवाह है उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब क्या है कि अब विद्युत धारा जो है वो S1 S2 परिवर्तित हो गया, ये वाला भाग है, यानी S2 वाला भाग इधर हो गया, S2 वाला इधर हो गया, S1 वाला इधर हो गया। तो B2 जो है उसकी तरफ से विद्युत धारा का प्रवाह है होना है, यानी इसकी डायरेक्शन अब क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, B2 से किसके पास में जाएगी, D C B A और B1 की तरफ, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो विद्युत धारा है वो अपनी दिशा को बदल रही है, अपनी दिशा में परिवर्तन कर रही है। वो दिशा कभी वामावर्त होती है तो कभी वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक बार वो क्लॉकवाइज घूमेगी और दूसरी बार वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, जिसके फलस्वरूप इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट से मैं बता देती हूँ। दो चुंबक लिए, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, और बीच में हमने क्या लिया, ये एक कुंडली ली है, लोहे से बनी हुई कुंडली है। सबसे पहले तो हमने चुंबक लिया। चुंबक क्यों लिया, चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए, ठीक है, चुंबक क्षेत्र। और ये क्या है, शक्तिशाली नाल से बना हुआ है। दूसरा हमने क्या लिया, ये कुंडली ली, कुंडली, ठीक है। ये किससे बनी हुई है, लोहे, कच्चे लोहे से। ऊपर तांबे का विद्युत रोधी तार है, इस पर लिपटा हुआ है, इसको आर्मेचर भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमने क्या लिया, ये वाला जो सर्किट है इसको पूरा करने के लिए S1 और S2 यानी सर्पी वलय ली, सर्पी वलय। यहाँ पर देखिएगा वो जो दिष्ट धारा जनरेटर लेंगे उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये सर्पी वलय पूरी वलय है और उसके अंदर हम लेंगे तो उस वलय को ही दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। चौथा हमने क्या लिया, इसके अंदर ब्रश लिया, ब्रश जो कि कार्बन से बने हुए, ठीक है, कार्बन से बने हुए ब्रश होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके अंदर प्रारंभ में जब इसमें मूवमेंट होता है, ये ऐसे है, ऐसे हो गई, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, यानी A B C D। तो इसमें धारा किधर हो रही थी, S B C और D से, इस प्रकार से B2 की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ये आधा मूवमेंट कर लेती है, ऐसे थी और आधा मूवमेंट हो जाता है, तब धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। अब धारा कैसे हो जाएगी, नीचे की तरफ, यानी D से
डी सी बी ए की तरफ प्रवाहित होगी, यानी B2 से B1 की तरफ इस धारा का प्रवाह है होता है। हमारे भारत के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है, जिसके अंदर ये अपनी दिशा को बदलती है, यानी 1 सेकंड के अंदर ये 50 बार घूमती है, 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन चेंज होती है, उसी से ये अपना कार्य करता है। कार्य कौन करवा रहा है? ये टरबाइन करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? जब इसके ऊपर कोई यांत्रिक कार्य किया जाएगा तब इसके अंदर घूमने की क्रिया होगी। जब ये घूमेगा तो S1 S2 तो घूमेंगे, वो तो घूम लेंगे इसके साथ में, लेकिन B1 B2 जो उससे जुड़े हुए हैं उसमें मूवमेंट नहीं होना है, जिसके फलस्वरूप इसमें धारा की दिशा, यानी अब B2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? आधे घूर्णन के बाद में प्लस का काम करेगा और ये ऋणावेश का काम करेगा। इस प्रकार से इसके अंदर ये विद्युत धारा का प्रवाह है होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे लेते हैं इसका उपयोग कैसे होता है। घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पंखे चलते हैं या लाइट चलती है, तो ये सारे क्या है? वो जो विद्युत सप्लाई हो रही है उसी से आ रहा है। घर के अंदर हम नॉर्मली शादियों के अंदर देखते हैं, टेंट और के अंदर ये जो लाइटिंग होती है उसको चलाने के लिए कुछ डीजल से बना हुआ कोई उपकरण होता है जिसको जनरेटर कहते हैं। वो जनरेटर भी किस प्रकार ये आधारित होता है? प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जनरेटर का मतलब भी जनरेटर है, यानी उसको उत्पन्न करने वाला, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला। तो इस प्रकार से हम इसकी कार्य प्रणाली को देख सकते हैं। अब दूसरा हम लेते हैं ये दूसरे वाला, यानी दिष्ट धारा जनरेटर। दिष्ट धारा जनरेटर क्या होता है? दिष्ट धारा जनरेटर का मतलब होता है जैसे सेम होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा क्या चेंज है कि ये जो चुंबक होती है वो ऐसी कैसी होगी? ये चुंबक ले ली हमने, एक का नॉर्थ भाग है, एक का साउथ भाग है, इनके बीच में आयताकार वो कुंडली है इस प्रकार से, ठीक है। एक सर्पिल वलय जुड़ी हुई थी, दूसरे से दूसरी जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सर्पिल वलय जो है वो किस प्रकार से होगी कि एक वलय को काट करके 2 भाग कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से ये बनी हुई रहती है। कैसे बनी हुई होती है? इस प्रकार से इसके अंदर ये ऐसे कंप्यूटेटर बोलते हैं, कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर कम्यूटेटर सॉरी कम्यूटेटर ठीक है। C1 ये ABCD वाले सॉरी कुंडली है, इसके अंदर ये C1 जो है वो A वाले भाग से जुड़ा रहेगा और C2 है वो D वाले भाग से जुड़ा रहता है। अब इनका कनेक्शन का मतलब है कि इनसे क्या लगे रहते हैं? ब्रश लगे रहते हैं। यहाँ पर मैंने ये ब्रश, यानी इसका संबंध किससे है? ब्रश B1 से, और इसका संबंध किससे है? B2 से। ये B2 है, ये B1 है, और ये क्या है? हमारा C2 है। अब इनका कनेक्शन ये जो B1 वाला है, यहाँ से ये परिपथ चालू हुआ और ये यहाँ पर परिपथ कंप्लीट हो जाता है, यानी यहाँ पर कोई युक्ति लगी हुई है या लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्रिया वही होनी है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और इसके अंदर से जाएंगी। जब ये SC है तब तो इसमें से बल रेखाएं जाएंगी नहीं, लेकिन जैसे ही ये ऐसे आ जाएगा, यानी इसके लंबवत हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? ये समांतर था इसके और ये लंबवत है, तो इसमें से बल रेखाएं निकलेंगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स के कारण ही जब ये कुंडली मूवमेंट कर रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स की वजह से ही इसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये विद्युत धारा प्रेरित होगी जब ये मूवमेंट करता है, तो कैसे करता है? ये वाला भाग इधर आ जाएगा, यानी ये वाला भाग ऐसे था,
अब ये वाला भाग ऐसे आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि इसके अंदर ये जो कंप्यूटेटर थे C1 और C2 कंप्यूटेटर थे, वो क्या हो जाएंगे, इसके साथ में मूवमेंट करेंगे। यानी वो जैसे ही सपोज कीजिए ये दो कंप्यूटेटर और ये जैसे ही कुंडली ऐसे घूमेगी तो उसके साथ में क्या हो जाएंगे, मूवमेंट कर लेंगे। मूवमेंट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि B1 और B2 है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि B1 और B2 क्या हो जाएंगे, इससे टच रहेंगे। ये तो मूवमेंट कर सकता है लेकिन B1 B2 इसके साथ में टच रहेंगे, यानी धारा को यहाँ से लेकर के नीचे वाले भाग तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, लेकिन इनमें किसी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं होगा। स्टार्टिंग में B1 वाला जो भाग है यानी C1 वाला भाग है वो धनावेशित था, तो B1 वाला भाग भी क्या हो जाएगा, धनावेशित होगा। C2 वाला भाग ऋणावेशित था तो B2 वाला भाग भी क्या हो जाएगा, ऋणावेशित रहेगा। ठीक है, प्रारंभ में जब ये कुंडली ऐसे स्थिति में है, जब इसमें मूवमेंट प्रारंभ होगा तब क्या हो जाएगा, ये इधर गति करेगी, तब क्या हो जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा और ये वाला भाग इधर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा और यहाँ पर A आ जाएगा। ठीक है, आधा घूर्णन हो गया। घूर्णन कैसे होना है, वही टरबाइन को घुमा करके। ठीक है, टरबाइन को घुमाया, घुमाने से इसके अंदर मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है, पहली बात। दूसरा, जब ये घूर्णन होता है, आधा घूम जाता है, तब C1 C2 की जगह आ जाएगा, C2 C1 की जगह आ जाएगा, यानी अब C2 इधर आ गया और C1 इधर आ गया। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर B2 जो है वो B1 है वो क्या करेगा, C2 से कनेक्ट हो जाएगा और B2 है वो C1 से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर जो आवेश है वो कैसा रहेगा, B1 के पास में अभी भी प्लस वाला रहेगा और B2 है वो ऋणावेशित की तरह की कार्य करेगा। भले ये कंप्यूटेटर इसके अंदर मूवमेंट करके चेंज हो जाए, लेकिन B1 और B2 का कनेक्शन एज इट रहेगा, यानी वो B1 धनावेशित रहेगा और B2 ऋणावेशित ही रहेगा। तो धारा क्या होगी, सिर्फ एक ही दिशा की तरफ प्रवाहित होती रहेगी, B1 से B2 की ओर, B1 से B2 की ओर। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी बनावट देखी। बनावट में क्या देखा कि चुंबकीय दो पार्ट लिए जाते हैं, यानी शक्तिशाली चुंबक है उसके नाल लिए जाते हैं। एक का एन भाग लेते हैं, एक का साउथ वाला, यानी नॉर्थ और साउथ पोल लिए जाते हैं। दूसरा हमने क्या लिया, ये चुंबकीय भाग हो गया। दूसरा हमने क्या लिया, कुंडली ली। कुंडली सेम वही है, लोहे से बनी हुई है। तीसरा हमने क्या लिया, C1 और C2 यानी कंप्यूटेटर लिए, ये भी धातु से बने हुए हैं। चौथा हमने क्या किया, B1 B2 यानी ब्रश लिए, B1 और B2। ये तो क्या थी, इसकी व्यवस्था थी। फिर ये बाहरी परिपथ से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब इसकी कार्य प्रणाली लेते हैं, यानी कार्य कैसे करता है। जब टरबाइन को घुमाया जाता है तो इस कुंडली के अंदर मूवमेंट प्रारंभ होता है। जब ये टरबाइन घूमेगा तो ये कुंडली क्या हो जाएगी, आधा घूमना कंप्लीट करेगी इस प्रकार से। ठीक है, जब ये कुंडली घूम जाती है तो ऐसी स्थिति में विद्युत धारा जो है उसका जो प्रभाव रहेगा, यानी यहाँ पर विद्युत धारा प्रेरित होगी, उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। वो विद्युत धारा क्या होगी, इस बाहरी परिपथ के अंदर संचालित हो जाती है, यानी इस बाहरी परिपथ की तरफ चली जाती है। और ये लोड है, या सपोज कीजिए यहाँ पर कोई युक्ति लगाई है तो वो युक्ति क्या हो जाएगी, अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, दूसरी स्थिति, जब इसमें आधा घूर्णन कंप्लीट हो गया और जो बचा हुआ घूर्णन है वो भी पूरा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुनः क्या स्थिति आ जाएगी, ए वाला भाग इधर आ जाएगा, बी वाला भाग इधर आ जाएगा, सी वाला भाग इधर आ जाएगा और डी वाला भाग एज इट स्थिति आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये जो पहले स्थिति बदल रही थी उसमें तो क्या था, C1 जो था वो C2 की जगह आ रहा था, C2 C1 की जगह आ रहा था। लेकिन जैसे ये घूर्णन पूरा हो जाएगा तो C1 अपनी जगह पर आ जाएगा और C2 अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी कार्य प्रणाली को देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिर्फ एक ही दिशा में ये प्रत्यावर्ती नहीं होकर के क्या है, दिष्ट धारा जनित है, दिष्ट धारा जनित।
सिर्फ एक ही दिशा में इसके अंदर मूवमेंट होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा दो प्रकार के विद्युत जनित्र है जिनकी जो कार्य प्रणाली है या बनावट है, लगभग बनावट एक जैसी है, कार्य प्रणाली में थोड़ा सा अंतर है। बनावट में एक जगह चेंज है, उसमें सर्पिल वलय लिया था प्रत्यावर्ती धारा में, और इसके अंदर क्या होता है कम्प्यूटेटर, यानी एक वलय है उसको दो बराबर भागों में बांट लिया जाता है, फिर उनके अंदर इनको जोड़ दिया जाता है, यानी ये इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये कंप्यूटेटर बने हुए होते हैं। यहाँ पर ब्रश लगा रहता है और इसके यहाँ पर ब्रश लगे रहते हैं, और ये तो मूवमेंट करेंगे लेकिन ये ब्रश इसके अंदर इसके साथ में मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन लेंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।